Hello everyone, myself Dr. Sandhya and I welcome you all in my YouTube channel. Today we will discuss about Maxwell's fourth equation. Students, Maxwell's fourth equation से पहले हमने Maxwell's फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये इक्वेशंस हैं, इनकी वीडियोस हैं, मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो उनके लिंक्स हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो है Maxwell फोर्थ इक्वेशन। इसको स्टार्ट करते हैं। मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन है वो बेटा वो है आपकी कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है। ठीक है, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ बाय मैक्सवेल ऑन द बेसिस ऑफ द कांसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। तो एक तरह से ये इक्वेशन है वो एम्पियर सर्किटल लॉ है, उसका एक तरह से मॉडिफाइड वर्जन है, जिसमें आप क्या है डिस्प्लेसमेंट करंट है उसका कंसेप्ट है वो भी यूज करोगे। एम्पियर सर्किटल लॉ इन द डिफरेंशियल फॉर्म इज गिवन बाय डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे होता है। ठीक है, अब आपका ये आता कहाँ से है, क्योंकि आपने जैसे पहले भी आपने मैग्नेटोस्टैटिक जब शुरू किया है तो आपने एम्पियर सर्किटल लॉ है वो आपने किया होगा। वो जनरली क्या होता है आपका कि बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, अब आपने स्टोक्स थ्योरम जब की है तो आपको पता है कि आप लाइन इंटीग्रल को कन्वर्ट कर सकते हो किसके अंदर, सरफेस इंटीग्रल में। तो जो आपका बी डॉट डी एल है वो कन्वर्ट हो जाता है आपका डेल क्रॉस बी इंटू डी एस, और साथ में आपका जो राइट हैंड साइड में आपका म्यू नॉट आई है, आई को आप लिख सकते हैं इन टर्म ऑफ जे डॉट डी एस। दोनों को जब कंपेयर करोगे तो आप लिख सकते हो कि डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे। ये आपका क्या हो गया, एम्पियर सर्किटल लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे। उसके बाद फिर आपका क्या है कि मैक्सवेल नोटिस दिस इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट एंड मॉडिफिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर दिस। मैक्सवेल ने ये चीज नोटिस की कि जो ये इक्वेशन है वो एक तरह से क्या है इनकंसिस्टेंट है, और इसके लिए क्या है मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और ये चीज किस तरह से ऑब्जर्व की वो हम आगे देखते हैं कि आपका जो डिफरेंशियल फॉर्म है वो क्या है आपका कि डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे। ये हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट से रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब हम इस इक्वेशन का क्या लेते हैं, डाइवर्जेंस लेते हैं, टेकिंग डाइवर्जेंस ऑफ दिस इक्वेशन। तो सिंपली क्या हो जाएगा आपका डेल डॉट डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू डेल डॉट म्यू नॉट जे। म्यू नॉट है यहाँ पे क्या हो गया आपका परमिएबिलिटी है। उसके बाद फिर आपका क्या आप क्या करोगे कि डेल डॉट डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो। आपका क्या है कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एन वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। ये आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और इसकी हेल्प से हम लिख सकते हैं कि अगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड जीरो है तो उसके इक्वल जो आपका राइट हैंड साइड है वो भी क्या हो जाएगा, यहाँ से जीरो हो जाएगा। तो हम लिखेंगे डेल डॉट म्यू नॉट जे इज इक्वल टू जीरो। अब म्यू नॉट है वो आपका क्या है कांस्टेंट है, तो डेल उसको कोई अफेक्ट नहीं करेगा, उसको हम चाहे अंदर रखें या फिर बाहर रखें कोई फर्क नहीं है उसमें। तो हम क्या कर लेंगे, म्यू नॉट है उसको बाहर रखेंगे और हमें क्या मिल जाएगा ओवरऑल कि डेल डॉट जे इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से हम कहेंगे कि अगर हमारे पास डेल डॉट जे है वो इक्वल टू जीरो है तो हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है वो उसको कैसे लिखोगे आप कि डेल डॉट जे प्लस करली रो बाई करली टी विल बी इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे जो आपकी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है इसमें डेल डॉट जे इज इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि करली रो बाई करली टी इज इक्वल टू जीरो। अब करली रो बाई करली टी जो जीरो है, यहाँ से हम कंक्लूड करेंगे कि दिस इंडिकेट द टोटल फ्लक्स ऑफ द करंट आउट ऑफ द क्लोज सरफेस विल बी इक्वल टू जीरो। एंड उसको और दूसरे फॉर्म में अगर हम बताना चाहें तो वो क्या होगा, दिस इज वैलिड ओनली फॉर द स्टेडी स्टेट फिनोमिना बट नॉट वैलिड फॉर द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड द फील्ड दैट चेंज विद टाइम। अब हम यहाँ से क्या कह रहे हैं कि करली रो बाई करली टी है वो हमारा क्या हो गया, जीरो है। इसका मतलब क्या हुआ कि रो है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम है वो चेंज नहीं हो रहा। टाइम के साथ अगर हम इसको कंसिडर करके देख रहे हैं तो वो एक तरह से कांस्टेंट की तरह से ट्रीट हो रहा है। तो ये वाली जो इक्वेशन हम लेके चल रहे हैं या फिर जो ये वाली स्टेट हम लेके चल रही हैं वो एक तरह से स्टेडी स्टेट फिनोमिना के लिए तो वैलिड होगी, लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है या फील्ड है विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर चेंज हो रहा है तो वहां हमारी ये इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, इनवैलिड हो जाएगी।
ठीक है। इसके बाद इसी वजह से फिर क्या हुआ कि मैक्सवेल के अकॉर्डिंग ये चीज हुई कि मैक्सवेल देयरफॉर सजेस्टेड मॉडिफिकेशन इन द डेफिनेशन ऑफ द टोटल करंट डेंसिटी J एंड एडेड समथिंग J डैश। तो इन्होंने कहा कि जो डेल क्रॉस B इज इक्वल टू म्यू नॉट J जो हमारा है वो इक्वेशन एक तरह से स्टडी स्टेट के लिए तो वैलिड होगी, लेकिन अगर हमारा क्या कह रहे हैं कि हम फील्ड या फिर करंट डेंसिटी की अगर हम बात कर रही हैं वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर चेंज हो रहा है तो वहां पे वो चीज क्या हो जाएगी, इनवैलिड हो जाएगी। इसलिए मैक्सवेल ने सजेस्ट किया कि यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, तो इन्होंने एक जे डैश कोई अलग से टर्म है वो इस चीज के अंदर क्या कर दी, ऐड कर दी। अब ये जे डैश है वो है क्या, वो हम क्या करेंगे आगे फाइंड आउट करेंगे। तो हमारा अब काम आगे है वो क्या है, तो हमने लिखा कि जो मॉडिफाइड इक्वेशन होगी वो अब फिलहाल क्या हो जाएगी कि डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस जे डैश हो गया। ये हमारी क्या होगी, इक्वेशन सेकंड होगी। ठीक है। उसके बाद सेम जैसे लास्ट हमने किया है सेम उसी तरह से हम क्या लेंगे, डाइवर्जेंस लेंगे। एंड डाइवर्जेंस लेने के बाद आप क्या करोगे, दोनों साइड आपने क्या लेना है, डेल डॉट डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे डेल डॉट जे प्लस डेल डॉट जे डैश हो गया। ठीक है। सेम उसी तरह से हम कहेंगे कि डाइवर्जेंस ऑफ इन कर्ल ऑफ ए वेक्टर दैट विल बी इक्वल टू जीरो। तो ये हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारा क्या हो गया, मैथमेटिकली जीरो हो गया। लेफ्ट हैंड साइड हमारा जीरो हो गया, तो सेम उसी तरह से हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड जो हमारा है म्यू नॉट डेल डॉट जे प्लस डेल डॉट जे डैश दैट विल बी इक्वल टू जीरो। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि म्यू नॉट जो एक हमारा क्या है, परमिएबिलिटी कांस्टेंट है, जैसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है, तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी है दैट विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो हम यहाँ से कंक्लूड करेंगे कि डेल डॉट जे प्लस डेल डॉट जे डैश दैट विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक है। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि डेल डॉट जे इज इक्वल टू माइनस डेल डॉट जे डैश। अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया कि जो जे डैश है उसको हमने एक तरह से एक रिलेशन हमने फाइंड आउट कर दिया विद द हेल्प ऑफ जे। ठीक है। आगे हम लिखेंगे कि यूजिंग दिस इक्वेशन ऑफ द कॉन्टिन्यूटी विल बी, अब जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी जो हमने पीछे की थी वे सेम वही लिख रही है हम। वहां हमने लिखा था कि डेल डॉट जी प्लस करली रो बाई करली टी इज इक्वल टू जीरो। अब हमें पता चल गया है जो लास्ट इक्वेशन है इससे हमें पता चला कि जो हमारा डेल डॉट जी है वो किसके इक्वल है, माइनस डेल डॉट जी डैश। यही वैल्यू हम क्या करेंगे, अब इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है उसमें यूज करेंगे। आपने क्या करना है, डेल डॉट जी डैश माइनस डेल डॉट जी डैश प्लस करली रो बाई करली टी इज इक्वल टू जीरो। और यहाँ से आप बताओगे कि डेल डॉट जी है, अगर हम इसको इस साइड लेके आते हैं तो अपने पास क्या हो जाएगा, डेल डॉट जी डैश इज इक्वल टू करली रो बाई करली टी। ये हमारी क्या आ गई, इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई। ठीक है। अब हम कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, अब गॉस लाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक है उसको यूज अगर हम करते हैं तो वो आपको क्या मिलेगा, डेल डॉट रो डेल डॉट ई इज इक्वल टू करली रो बाई करली टी। ये रिलेशन होता है हमारा डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ भी कह सकते हैं हम इसको। तो ये क्या हो गया कि डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट। हमारा मेन पर्पस गॉस लॉ को यूज करने का है वो क्या है कि हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को भी हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से रो है उसकी वैल्यू क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। रो अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हो यहाँ से तो आप लिखोगे कि रो इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एंड डेल डॉट ई। ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये जो रो की वैल्यू है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। यहाँ पे पुट करोगे तो इक्वेशन नंबर थर्ड में आपने इसको यूज किया है। आप लिखोगे कि डेल डॉट जी डैश इज इक्वल टू करली रो बाई करली टी, और साथ में क्या हो गया आपका एप्सिलॉन नॉट एंड डेल डॉट ई हो गया। ठीक है। उसके बाद एप्सिलॉन नॉट है वो एक कांस्टेंट है, उसका हम अगर मतलब टाइम के साथ चेंज की बात कर रहे हैं या स्पेस के साथ चेंज की बात कर रहे हो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो वो उसको आप चाहे अंदर रख सकते हैं बाहर रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं होगा उससे। तो हम लिख सकते हैं उसको डेल डॉट जी डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एंड डेल डॉट करली ई बाई करली टी। ठीक है। हमने अंदर क्या कर लिया, एक तरह से हम पहले डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या कर दिया, डेल डॉट और साथ में एप्सिलॉन नॉट है वो मैंने अभी आपको बताया, ना उसका कोई स्पेशल वेरिएशन है ना उसका टाइम के साथ कोई वेरिएशन है। तो हमने सिंपली क्या कर दिया कि डेल डॉट एंड करली ई एप्सिलॉन नॉट ई और साथ में क्या होगा करली टी है। ठीक है। एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन आप ले रहे हो, एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में ले रहे हो, एक आप क्या ले रहे हो, पोजीशन के साथ लेके चल रही हो। क्योंकि जो डेल होता है वो एक तरह से क्या है, स्पेशल वेरिएशन लेता है आपका, वो वन डायमेंशनली भी हो सकता है, टू भी हो सकता है ना, आपका थ्री डायमेंशनली भी हो सकता है। यहाँ से आप क्या करोगे
कि जो आपका एप्सिलॉन नॉट ई है, अब हमें उसको क्या करनी है, उसकी वैल्यू पुट करनी है। तो फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन जो बेटा हमने की है, उसके अंदर हमने क्या कहा था कि एप्सिलॉन नॉट ई प्लस टी इज इक्वल टू डी होता है। ठीक है, जब आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसको इंट्रोड्यूस करते हो तो हमने कहा था कि पोलराइजेशन का भी इफेक्ट होगा, एंड पोलराइजेशन अगर हम पी जो वेक्टर है उसको हम जीरो लेके चल रही हैं तो हमें वहां से रिलेशन मिला था कि एप्सिलॉन नॉट ई है वो हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, आप यहाँ से एक तरह से रिमूव कर सकते हो इसको कि एप्सिलॉन नॉट ई है उसकी जगह पे हम रिप्लेस कर सकते हैं इसको कि एप्सिलॉन नॉट ई है वो आपका क्या हो जाएगा, डी के इक्वल हो जाएगा। तो सिंपली आप पुट करना है आपको कि डेल डॉट जी डैश इज इक्वल टू डेल डॉट करली डी बाई करली टी हो गया आपका। अब अपने पास क्या है, इधर भी डाइवर्जेंस है इधर भी डाइवर्जेंस है, इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर कर रही हैं तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जे डैश इज इक्वल टू करली डी बाई करली टी हो गया। ठीक है, तो जो हमने मॉडिफिकेशन किया मैक्सवेल इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, मॉडिफाइड जो एम्पियर डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ जो एम्पियर सर्किटल लॉ था वो मैक्सवेल ने क्या किया कि भाई स्टडी स्टेट के लिए तो ओके है, लेकिन इसके अंदर मॉडिफिकेशन किया जाएगा किसके लिए, अगर हम मतलब जो करंट डेंसिटी है या फिर हम कोई फील्ड में जो चेंज की बात कर रही हैं, अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो चेंज हो रहा है तो हमें मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। वो मॉडिफिकेशन आपने किया इन द फॉर्म ऑफ जे डैश। तो अब आपने इन सब जो स्टेप बाय स्टेप हम चलते आए हैं, यहाँ से हमने क्या किया, सिंपली आपने जे डैश की वैल्यू है वो उसको फाइंड आउट किया है। ठीक है, जे डैश की वैल्यू अब फाइंड आउट कर दी तो हमने सिंपली अब क्या करना है कि जो डेल क्रॉस बी प्लस म्यू नॉट जे प्लस जे डैश जो था, जो जे डैश है उसकी जगह पे सिंपली अब आपको पुट करना है करली डी बाई करली टी। ठीक है, एंड ये जो फाइनल जो फिफ्थ इक्वेशन जो हमारी आई है वो एक तरह से क्या है, मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन है। ठीक है, फाइनल फॉर्म में, एंड द न्यू टर्म करली डी बाई करली टी जो कि आपका क्या है, जी डैश है, जो कि मॉडिफिकेशन की वजह से आपकी यहाँ से अब एक्सट्रैक्ट होके आई है। तो हम कहेंगे कि करली डी बाई करली टी शो द डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी जी डैश हो गया। ठीक है, this equation show that the time varying electric field and the magnetic field in the space are interdependent। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये इक्वेशन हमें एक तरह से शो कर रही है कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का पोर्शन कौन सा है, ये वाला पोर्शन, क्योंकि डी है वो हमें कहां से मिल रहा है, एप्सिलॉन नॉट ई। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हम चेंज कर रहे हैं तो वो हमें क्या दे रहा है, एक तरह से वो किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड का स्पेस के साथ क्या वेरिएशन है। डेल है वो हमें क्या बता रहा है, स्पेशल वेरिएशन की इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक तरह से डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, स्पेशल वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एंड दैट इज चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विद टाइम कैन प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड इन द स्पेस एंड द वाइस वर्सा। ठीक है, तो ये आपको क्या होगा कि मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब चेंज हो रहा है तो वो एक तरह से इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड स्पेस में कितना चेंज हो रहा है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों क्या है, एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंट है, वो हम इंडिपेंडेंट नहीं कह सकती। यही चीज मैंने आपको कहा था जब थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन की थी, तब भी मैंने कहा था कि वहां हमने क्या किया था कि डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस करली बी बाई करली टी, एक तरह से स्पेशल वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें इंफॉर्मेशन किसकी दे रहा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सेम उसी तरह से यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमें एक तरह से इंफॉर्मेशन दे रहा है किसकी, स्पेशल वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो शुरू आपको कहां से करना है, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, वहां से शुरू करोगे, फिर आप बताओगे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी यूज करके कि सिर्फ ये एक तरह से स्टडी स्टेट के लिए तो वैलिड है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि जो मतलब फील्ड है या फिर करंट डेंसिटी है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो, तो उसके लिए मैक्सवेल ने सजेस्ट किया कि इसमें कुछ मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट के लिए इन्होंने क्या किया, जे डैश है उसको इंट्रोड्यूस कर दिया, जो डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे था उसकी जगह पे क्या किया, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस जे डैश पुट कर दिया। ठीक है, अब हमारा जो एम था वो अब जे डैश है उसकी वैल्यू है उसको फाइंड आउट करना था। ठीक है, जे डैश की वैल्यू है वो फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या किया, सिंपली सेम उसी तरह से आपने क्या किया है, डाइवर्जेंस यूज किया है। डाइवर्जेंस यूज करने के बाद आप कहोगे कि ये वाली जो चीज है वो मैथमेटिकली आपकी क्या होती है, जीरो होती है। तो यहां से आपने जे एंड जे डैश दोनों में रिलेशन फाइंड आउट किया। आगे आपने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी यूज की है। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी यूज करने के बाद आपको बस जो एक छोटी सी ट्रिक लगानी है वो लगानी है कि गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक है, उसको आप यूज करके आप रो को है मतलब एक तरह से
रो को इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे और वो वैल्यू आपने क्या करनी है यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है। यहाँ पे पुट करोगे और उसके बाद फिर आप क्या यूज करोगे, एक जो चीज छोटे से आपको यूज करनी है वो यहाँ पे है एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू डी, ठीक है। एक एक चीज आप डिफाइन करते जाओगे जब भी आप एग्जाम में जब इन चीजों को लिखोगे कि एप्सिलॉन नॉट क्या है, म्यू नॉट क्या है, आपका ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो डी है वो आप वो किस चीज का सिंबल है, ठीक है। तो ये चीजें आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद जो भी आप गॉस लॉ है या फिर एम्पिरिकल लॉ है या फिर स्टोक्स थ्योरम है, जो भी आप रिलेशन यूज कर रही हैं, जो भी आप मॉडिफिकेशन कर रही हैं, तो वो चीजें आप जरूर मेंशन करना वहां पे। उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि जे डैश है वो आपका मिल जाएगा करली डी बाई करली टी की फॉर्म में, और वो सिंपली आपको क्या करना है कि डेल क्रॉस बी म्यू नॉट जे प्लस जे डैश जो था उसके अंदर आपने जे डैश की जगह पे क्या पुट करना है, करली डी बाई करली टी। एंड जो आप कंक्लूड करोगे तो कंक्लूजन में आपको बताना है कि हमारा जो टाइम वेरिएशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो एक तरह से हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है स्पेशल वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। और आप ये चीज बताओगे कि यहाँ से हम देख सकते हैं कि दोनों जो फील्ड हैं वो एक दूसरे के डिपेंडेंट है, ठीक है, इंटरडिपेंडेंट हम कह सकते हैं। ये नहीं है कि मतलब या फिर हम दूसरे वर्ड्स में अगर हम बात कर रहे हैं तो हम ऐसे भी बता सकते हैं कि टाइम वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्पेशल वेरिएशन ऑफ आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका स्पेशल वेरिएशन देता है, ठीक है। तो ये हमारी क्या थी, फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन। आई थिंक आपके लिए वीडियो है वो हेल्पफुल रही होगी। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको ये समझ में आ जाए कौन सी चीजें कहाँ से यूज की गई है, कौन सा मॉडिफिकेशन किया है। तो थैंक यू वेरी मच। एंड अगर आपको वीडियो है वो अच्छी लगती हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं। वीडियो है उनको लाइक करिए और जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।